देखो, आपने बहुत सारे लोगों को एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए बहुत ज़्यादा सुना होगा कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो कई लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है और डिक्टेटरशिप बेकार होती है। लेकिन अभी हम आज के सिनेरियो में देखेंगे तो चाइना एक डिक्टेटरशिप है, राइट। लेकिन चाइना की ग्रोथ आप देखो, और कई डेमोक्रेसीज हैं जो बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। इंडिया में उनमें उनमें से एक है। तो ऐसा क्यों है? हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है, तो कई जगह में आप देखोगे डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा आपने डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वाई नेशंस फेल एक बुक है जो डैरेन एसी मगलू ने लिखी है। तो उन्होंने ना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को बिल्कुल साइड में रख के इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती है केवल। एक होता है एक्सट्रैक्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब ये होता है एक ऐसी सरकार जो केवल अपना फ़ायदा देख रही है और अपने साथ कुछ लोगों का फ़ायदा देख रही है, उसको एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे। उनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो बस ये चाहते हैं बस हमारा सही हो जाए और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं बस उनका सही हो जाए। बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसको एक्सट्रैक्टिव बोलेंगे, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरा होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है एक ऐसी सरकार जो चाहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूटिलाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल कर सके। तो जैसे कि डिक्टेटरशिप में भी इंक्लूजन हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है, और डिक्टेटरशिप में भी एक्सट्रैक्टिव हो सकता है। डेमोक्रेसी में भी एक्सट्रैक्टिव हो सकता है और डेमोक्रेसी में भी इंक्लूसिव हो सकता है। लेकिन ये एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव डिसाइड करेगा कि इस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ चाइना का। चाइना का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो 1950s के टाइम पे चाइना की 80% पॉपुलेशन इलिटरेट थी। और आज चाइना को देखो, चाइना को कोई टच ही नहीं कर पा रहा है एआई के कंपटीशन में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चाइना कोई बहुत अलग चीज़ कर दे रहा है। बस ये है, वहाँ एजुकेशन इतनी सॉलिड है कि वहाँ पर डेवलपमेंट रिसर्च ये होती ही जा रही है और हर सेक्टर में होती जा रही है। अभी बीच में आपने देखा होगा जैसे ये यूएस के साथ उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चला था। तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया था कि क्या 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 चीज़ें कर सकते हैं। तो चाइना में इंक्लूजन आया कहाँ से? ऐसा क्या हुआ? देखो, चाइना में 1960s के टाइम पे माओ की गवर्नमेंट थी। माओ वॉज ए एक्सट्रैक्टिव लीडर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। माओ ने बहुत उल्टे काम करे हैं। लेकिन ना माओ की एक्सट्रैक्टिव गवर्नमेंट के बाद भी वहाँ पे इंक्लूजन हुआ है। अब मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ आपको एक। जैसे माओ की गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि चाइना में 80% लोग इलिटरेट थे। तो उसने ना एक विंटर स्कूल का कॉन्सेप्ट निकाला था। विंटर स्कूल के कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो किसान लोग होते हैं ना, वहाँ पे उनको एक नॉर्मल सी एजुकेशन दी जाती थी। मतलब उनको चाइनीज़ टेक्स्ट ये पढ़ाए जाते थे। तो उनको ना एक बेसिक एजुकेशन मिल जाए, इसलिए विंटर स्कूल्स खोले गए थे। तो ये विंटर स्कूल के कॉन्सेप्ट से ना चाइना में आप देखोगे वहाँ पे जो लिटरेसी थी ना वो काफ़ी इंप्रूव हुई थी। समय के साथ उसने एक चीज़ और करी थी जो कि इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट माना जाएगा। उसने एक ना बेयरफुट डॉक्टर का कॉन्सेप्ट निकाला था। बेयरफुट डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब आपको ना कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च लैब की ज़रूरत नहीं है। उसने बेसिक मतलब मेडिकल एजुकेशन ना किसानों तक पहुंचाने का ट्राई किया था, ताकि मतलब थोड़े थोड़े नीचे नीचे वाले लोगों को ठीक करा जा सके। अब ये उसने बहुत अच्छा काम करा। इससे वहाँ पर देखा गया था कि ओनली 20 ईयर्स के स्पैन में ना चाइना में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 35 ईयर्स थी, वो 35 से 65 पहुँच गई थी 1980s तक। एक तीसरी चीज़ उसने जो करी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो कि चाइना की मतलब इस टाइम पे जो ग्रोथ है उसको शेप किया हुआ है। उसने बोला था कि चाइना का जो आधा इस आसमान है ना वो लड़कियों का है। तो उसने बोला था किसी भी वर्कफोर्स में लड़कियों को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। तो चाइना का जो उसने जो ये कॉन्सेप्ट निकाला था ना, ये कॉन्सेप्ट चाइना में ऐसा हुआ था कि चाइना में लड़का और लड़की में ना कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में। वहाँ पे वर्कफोर्स बिल्कुल सेम है, सेम टैलेंट लड़कियों के अंदर है, सेम टैलेंट लड़कों के अंदर है। तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि माओ ने ये मेक श्योर किया था। अब माओ मैं बता रहा हूँ ये 3 पॉइंट में बहुत अच्छा था, लेकिन माओ ही वो बंदा है जिसने ये मेक श्योर किया था कि उसको ये लगने लग गया था कि जो इंजीनियर डॉक्टर ये जो लोग हैं ना ये नई इलाइट क्लास बनने वाले हैं। तो उसने ना यूनिवर्सिटीज़ तक बंद करवा दी थी ताकि ये लोग ज़्यादा कुछ अच्छा ना कर सके, मतलब उसकी गवर्नमेंट को खतरा ना आ जाए। ठीक है। तो माओ एक्सट्रैक्टिव था, लेकिन माओ की एक्सट्रैक्टिव गवर्नमेंट में इंक्लूजन देखा गया है, और ये इंक्लूजन ही चाइना की एक्चुअल में जो न्यू यहाँ पर हम मॉडर्न उसमें जो चाइना को देख रहे हैं वो शेप किया हुआ है। फिर उसके बाद डेंग की गवर्नमेंट आई, तो डेंग की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही एक्सपेंशन पे आ गई थी। तो उन्होंने माओ की गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ, माओ के जो मतलब अपने रूल्स थे उनको में काफ़ी कुछ चेंज करके उसको बहुत अच्छे से शेप किया था, और नेक्स्ट 40 ईयर्स में चाइना में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई थी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको ब्रिटेन का।
ब्रिटेन में क्या हुआ था, ब्रिटेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़बरदस्त मतलब जो ब्रिटेन में हुआ है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ये हमें पता ही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत इंडस्ट्रीज पनपी थी। लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना, हम ये बोलते हैं मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का एक हम जैसे कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री में तीन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जहाँ इंसान ने खेती करना सीखा था। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। थर्ड ये सर्विस सेक्टर को माना जाता है, ठीक है। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया। अब ब्रिटेन में ही क्यों आया, ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ है कि ब्रिटेन में ही आया, यूएस में नहीं आया, कहीं नहीं आया। हाँ, यूएस में वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, पर यूएस में क्यों नहीं आया या किसी और कंट्री में क्यों नहीं आया? देखो उसके पीछे ना एक बहुत सॉलिड रीज़न है। ब्रिटेन के जो लॉज थे ना, वहाँ पे इतने सॉलिड लॉज उन्होंने बना रखे थे। वो लॉज मतलब ये है कि लॉज बनाना आसान नहीं होता, लॉज का इम्प्लीमेंटेशन सही से होना बहुत ज़रूरी होता है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, पर वो बड़ी बड़ी बातें हो भी रही है नहीं हो रही है, उनसे एक्चुअली में कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रिटेन का एक बहुत फेमस लॉ है जिसको पेटेंट लॉ बोलते हैं, वो 1600 के टाइम पे आया था। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया तो उस टाइम पे जैसे आप एडिसन का नाम सुनते हो राइट, कि एडिसन ने बहुत कुछ किया था। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि एडिसन ने एक्चुअली में 1500 पेटेंट अपने नाम पे करे थे। और एडिसन का जो पहला पेटेंट था उसको पता था वो उस पेटेंट से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पेटेंट के लिए एक कैपिटल भी चाहिए होता है राइट। तुमने एक रिसर्च करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है एक नए बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो उसने वो अपना पेटेंट ना $10,000 का उस टाइम पे बेचा था, और $10,000 से उसने फिर दूसरा पेटेंट बनाया था, दूसरी रिसर्च कर दी थी। यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एडिसन बहुत स्मार्ट है और एडिसन नई नई रिसर्च ला रहा है, नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिसन के पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर वो पेटेंट एडिसन के नाम का है तो वो एडिसन का ही रहेगा, वो किसी और के पास नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया था। इसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने ये ब्रिटेन में ही देखा था। सेम बात आप देखोगे, बिल गेट्स ने भी एक चीज़ बोली थी। बिल गेट्स बहुत बड़ा राइट, उसने मतलब विंडोज़ बना दी, ये सब कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है अपने में। पर बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, वो जिस स्कूल में था, रेडवुड कुछ करके उसका नाम था। उसने बोला था कि मैं लकी था कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, अगर मैं स्कूल में नहीं पढ़ता ना तो मैं बिल गेट्स नहीं बन पाता। और ये बात में बिल्कुल सही है, क्योंकि वो स्कूल है कि जहाँ पे ना अमेरिका में उस एरिया में सबसे पहले कंप्यूटर देखा गया था। और वहीं से ब्रिटेन मतलब बिल गेट्स और उसका एक फ्रेंड था, उन्होंने ये कोडिंग वोडिंग इन चीज़ों में इनका ये रिसर्च स्टार्ट हो गया था अपनी अपने उसमें। तो वहाँ से ही विंडोज़ का नया आइडिया इनके दिमाग में आया था, धीरे धीरे आगे पढ़ते पढ़ते। तो मेन चीज़ ये है कि तुम्हारी सरकार, जो तुम्हारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनकी पॉलिसीज़ वो अच्छी बातें तो करते ही हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिशियन अच्छी बात ही करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है ये तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अब हम कई लोग जैसे इंडिया में देखते हैं, अब हम इंडिया में बोलते हैं कि भाई इंडिया में ग्रोथ हो रही है, लोगों को समझ नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज़्यादा ये सुनते में जाता है, सिविक सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बोलते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हो, लोग हर जगह एक जैसे ही होते हैं। आप लॉस ढंग से इंप्लीमेंट कर दो, सब चीज़ चेंज हो जाता है। अब मैं इंडिया का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है। आप इंडिया का देखो, किसी भी कंट्री के ना आगे जाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है एजुकेशन और सेकंड होता है हेल्थ केयर। अगर ये दोनों आपने सही कर दिया तो विद टाइम एवरीथिंग विल बी फाइन। क्यों? देखो, कॉर्पोरेट में आप काम करते हो, कॉर्पोरेट में कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉर्पोरेट में अगर वहाँ पर ना कोई भी फूड वेंडर है, वो बेकार फूड वेंडर नहीं लाने देते कभी भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर बेकार फूड वेंडर आया, उसने ऊट पटांग ये खाना लोग मतलब हमारा एम्प्लॉय को खिला दिया, तो वो बीमार हो गया, तो उससे हमारी वर्कफोर्स खराब हो रही है। तो वहाँ पर ना कॉर्पोरेट में हमेशा आप देखोगे खाने पीने की चीज़ें होती है, वो जो बहुत क्लीन ये सब चीज़ें रहती है वहाँ, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो मैंने जैसे चाइना का एग्जांपल दिया, तो चाइना में माओ का एक्सट्रैक्टिव होने के बाद भी चाइना में माओ ने इन दो चीज़ों को इंक्लूसिव रखा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो वो इंक्लूजन था, मतलब उसने इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से फ्यूचर डिसाइड हुआ उनका। हमारा इस टाइम पे आप यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर को देखो। देखो, एक टाइम पे आप स्कूल में आप देखोगे ना, स्कूल में कॉमन बुक चलती थी। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, कहीं भी पढ़ लो, आप जिसकी फीस 30 रुपये है, जिसकी फीस 300 रुपये है, कहीं भी पढ़ लो। स्कूल की जो कॉपियाँ होती थी ना, या किताबें होती थी जिस किताबों से वो पढ़ने वाले हैं, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना रखा था, NCERT ICS बोर्ड ये सब राइट, और इनकी एक स्टैंडर्ड किताबें थी। वो किताबें आप बाहर किसी भी दुकान से खरीद के ला सकते हो, और टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको बस ये था वो किताब वहाँ से लेके आना है। उसका जो प्रिंट है वो जनरली गवर्नमेंट डिसाइड करती है राइट, वो ऊपर से डिसाइड होकर आता है भाई, उसके प्रिंट कॉस्ट ये सब चीज़ें आगे डिसाइड होगी और उसके बाद डिसाइड हो गया। तो उस टाइम पे ना ये बड़ा सिंपल था। आज की डेट में आप देखोगे हर कोई एक नया स्कूल खोल के बैठा है इंडिया में। और स्कूल क्यों खोल रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए नहीं,
वो स्कूल में अपने ही बुक स्टोर खोल दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी डिस्पेंसरी चल रही है उनकी, वहाँ पे अपनी ही किताबें चल रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें बेच रहे हैं अपना प्रिंट लगा के। वो एनसीईआरटी की किताब 160 रुपये की आती है, वहाँ पर वो 1600 रुपये की बिक रही है। पेंसिल उनकी उस वहाँ डिस्पेंसरी से लो, सब कुछ वहीं से लेना है आपको। तो वहाँ से वो इतना पैसा छाप रहे हैं। और ये आप देखोगे ना, ये दिल्ली में कहीं पे भी आप देखोगे सब लोगों का यही रोना है। यूकेजी की किताबें 2500-3000 रुपए की आ रही है, यूकेजी की किताबें, ठीक है। और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। आप स्कूल के लोगों को बोलोगे, अगर प्रिंसिपल को बोलोगे कि ये किताबें इतनी महंगी क्यों है, वो बोलेंगे अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल दो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो ये हो कैसे रहा है, इसको अलाउ कौन कर रहा है। आप एक स्टैंडर्ड किताब का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते कि भाई अगर एनसीईआरटी बोर्ड है उसकी किताब कहीं से भी खरीद लो, तुम कहीं से भी लो, वो इसी प्रिंट में मिलेगी। स्कूल वाले अपनी किताब कैसे बेच सकते हैं। अब आप देख रहे हो, अगर आप 2500 रुपये की किताब ले रहे हो, किसी इंसान की अगर 10,000 रुपये सैलरी है, वो 2500 रुपये की किताब अफोर्ड कर सकता है क्या? राइट, सबसे पहला सवाल ये है। अब लोग बोलते हैं भाई अब लोगों की सैलरी बढ़ गई, ये हो गया वो गया। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है वो किताब इतने रुपए की है ही नहीं, वो बिक कैसे रही है इतने रुपए की, ठीक है। इससे आप फ्यूचर में देखोगे लोग डम ही होंगे इंडिया में। क्यों भाई? बुक्स ही ज्ञान का सागर है। एंड में कौन बताएगा उनको, कहाँ से सीखेंगे वो, जब वो बच्चा स्कूल ही नहीं पढ़ रहा तो कुछ नहीं होने वाला उसका। सेकंड, आप देखोगे एक दूसरा स्ट्रक्चर सेम, अब मैं हेल्थ केयर पे बोल रहा हूँ। हेल्थ केयर पे आप देखोगे जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ही थे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर रिटायर होता था तो वो ना क्या करते थे, घर में देखते थे लोगों को। अब जैसे गवर्नमेंट में आप जाओगे तो 30 रुपए की पर्ची बनती है, 20 रुपए की पर्ची बनती है, तो उनके घर में 200 रुपए की पर्ची बनती थी, बाकी कुछ नहीं होता था। बस 200 रुपए की पर्ची बनाओ, उनके घर में देख लो, और वो दवाई लिख देते थे। जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई लिखते हैं वो घर में भी दवाई लिख देते थे, और तुम दवाई कहीं से भी ले लो। अब जो भी डॉक्टर रिटायर होता है ना, वो अपना हॉस्पिटल खोल लेता है। क्यों? सेम, वहां पर उसकी अपनी डिस्पेंसरी खुल जाती है। वो अब हॉस्पिटल से नहीं कमा रहा, वो डिस्पेंसरी से कमा रहा है। वहां पे वो अपने हिसाब से दवाइयां लिखता है, और वो डिस्पेंसरी से ही दवाई लेना अलाउड होता है। आप बीपी की दवाई देख लो, बीपी की दवाई का पत्ता 20 रुपए का आता है अगर आप इसमें देखोगे जन सेवा केंद्र में। लेकिन बीपी की दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो बीपी की दवाई का पत्ता 100-110 रुपए का आता है। अब क्यों है वो? क्यों? क्योंकि वो अपनी डिस्पेंसरी का बेच रहा है। अगर आप चूरन को, उसका जो चूरन जिससे वो बना है ना कंपाउंड, वो देखोगे बिल्कुल सेम है, लेकिन वो अपनी ये डिस्पेंसरी को चलाना चाहता है, तो बस उसको उसी से चल रहा है। तो इन चीज़ों पे इसको अगर सॉल्व करना है तो भाई तुम्हें स्कूल से बिजनेस को हटाना पड़ेगा। तुम्हें स्कूल से ये जो बुक का ये कॉन्सेप्ट ये लगा रखा ना तुमने, ये लाइब्रेरी वहीं की वहीं, ये बाहर निकालनी पड़ेगी। और सेम हॉस्पिटल के लिए होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल ही रहेगा, डिस्पेंसरी बाहर रहेगी। देखो, इससे ना बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पर इससे बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये दिखाता है कि हम इंक्लूसिव नहीं है, हम एक्सट्रैक्टिव हैं। क्योंकि और इस एक्सट्रैक्शन का जो खामियाजा है वो आपको अभी नहीं दिखेगा, वो आपको समय के साथ दिखेगा। यही हमने देखा है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ इस पे टिकी होती है कि तुम आज क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इसकी बारे में आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।